कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने CBSE बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन। हाँ, तो मोस्ट वेलकम। बच्चों, अपना एक एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आएगा इंग्लिश का, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन का। तो आज अपन इस क्लास में यही करने वाले हैं कि एक्सप्लेनेशन है ना, EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन। बच्चों, मैंने इसलिए लिखा है एक्सप्लेनेशन कि बच्चे गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं वो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ, लेकिन इस क्लास में हम आज करने वाले हैं एक एक्सप्लेनेशन जो आपके पोइट्री सेक्शन में से एग्जाम में पूछी जाएगी। तो ये कंप्लीट इस तरीके से रहेगा। पहले प्रश्न हम पढ़ेंगे, उसके बाद किस तरीके से आपको रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है, सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लगाया है। क्वेश्चन नंबर कोई भी हो सकता है, उसको अपन आगे भी इस तरीके से एग्जाम्पल करते रहेंगे। तो लिखा हुआ क्या है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजास विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपको क्या करना है कि यहाँ पर दो स्टेंजास मिलेंगे आपको, उन दो स्टेंजास में से किसी एक स्टेंजा का आपका विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखनी है। अब मैंने यहाँ पर आपसे कहा था कि बच्चे गलती कर जाते हैं, मैंने इसलिए लिखा है। तो गलती क्या करते हैं यहाँ पे, तो देखो लिखा हुआ एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है, लेकिन जब हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं पहले हम रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस में क्या चीजें लिखनी है मैं बताता हूं, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो उस समय जब हम एक्सप्लेनेशन की जो स्पेलिंग लिखते हैं उस समय ध्यान रखना यहाँ पे आई आता है, जबकि एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग में आई नहीं आता है। EXPLANATION है ना, LAI, तो ये आई हट जाएगा और ये रहेगी एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग। तो पहली चीज तो ध्यान दीजिएगा यहाँ, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप लोगों ने करी तो नंबर अवश्य कटेंगे। तो हमें इस तरीके से गलती नहीं करनी है। अब हम यहाँ पे देखो पढ़ते हैं कि ये जो एक्सप्लेनेशन जो करनी है हमें, जिसका स्टेंजा दिया हुआ है, तो पहले तो हम स्टेंजा पढ़ेंगे, फिर हम पता करेंगे हमारी कौन सी पोएम्स में से ये स्टेंजा दिया हुआ है, फिर हम करेंगे उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखते हुए उसकी एक्सप्लेनेशन। तो दो स्टेंजा मिलेंगे, उसमें से पहला हम पढ़ते हैं, लिखा है कि एंड realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thoughts away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। अब बच्चों, आपको पता लगाना है कि ये स्टेंजा जो दिया हुआ है ये किस पोएम से लिया गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रियलाइज्ड विद पेन, उसके बाद सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वो उतनी बुजुर्ग दिख रही थी, उतनी बुढ़ी दिख रही थी जितनी की बुढ़ी वो थी। तो यहाँ पे आप कल्पना करिए कौन सी पोइम थी जिसमें ये इस प्रकार की बातें हुई है। इसके अलावा आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंटिंग ट्रीज, मैरी चिल्ड्रन, स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और ये सारी जो चीजें है ना, तो आपको याद आएगा कि हमारी जो पोइम है कमला दास के द्वारा लिखी हुई, माय मदर एट 66, राइट। कमला दास के द्वारा जो पोएम लिखी हुई है, कमला दास है ना, कमला दास। तो ये कमला दास के द्वारा लिखी हुई पोएम है माय मदर, माय मदर, माय मदर, MOTHER, माय मदर एट 66। तो ये जो पोएम है इस पोएम से लिया गया है ये स्टेंजा। अब आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो हम देखो करेंगे इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा रेफरेंस। रेफरेंस में क्या चीजें लिखी जाती है मैं आपको बता दूं। आपको दो चीजें लिखनी है रेफरेंस में। पहली चीज आप लिखेंगे कि आपकी कौन सी पोइम में से लिया गया है ना, पोइम का नाम लिखना है आपको। पोइम का नाम लिखना है कि किस पोइम से ये स्टेंजा लिया गया है, और दूसरा आपको लिखना है पोइट का नाम, POET, पोइट का नाम लिखना है आपको। ये दो चीजें तो आपको कंपल्सरीली लिखनी है, तो आपका रेफरेंस कंप्लीट होगा और रेफरेंस में से पूरे नंबर आएंगे। इनके सबके अपने अपने नंबर होते हैं, रेफरेंस के अलग नंबर होते हैं, कॉन्टेक्स्ट के अलग होते हैं, एक्सप्लेनेशन के अलग होते हैं। तो सबके अपने अपने नंबर होते हैं, जहां गलती करोगे वहां नंबर कटेगा। तो गलतियां नहीं करनी है। तो रेफरेंस में दो चीजें लिखेंगे, पोइम लिखेंगे और पोइट लिखेंगे। तो हमने देखो लिखा है, पहले आप लिखेंगे रेफरेंस और फिर इसे अंडरलाइन कर देंगे। एक चीज और बता दूं, अगर आप मान लो एक से ज्यादा पेन यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रेड पेन यूज मत करिएगा। रेड पेन के अलावा जो है आप कोई भी पेन यूज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, तो उस ब्लैक पेन से आप हेडिंग लिख सकते हैं। चाहे तो जिस पेन से लिख रहे हैं उसी पेन से लिख दीजिए और नीचे उसी पेन से उसे अंडरलाइन कर दीजिएगा।
साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है। तो लिखा है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब यहाँ पे ये जो पंक्तियां हैं वो किस पोएम से ली गई हैं, आपको लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय मदर एट 66। ठीक है, क्योंकि ये पोइम है तो पोइम का नाम लिखना है। फिर आप लिखेंगे रिटन बाय या फिर आप लिखेंगे कंपोज्ड बाय। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि कंपोज्ड बाय। कंपोज्ड का मतलब होता है किसके द्वारा रचित है, रिटन बाय का मतलब होता है किसके द्वारा लिखी गई है। तो दिस पोइम इज रिटन बाय कमला दास। ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई बच्चों, कमला दास के द्वारा लिखी गई है। तो दो चीजें क्लियर हो गई। क्या लिखना है कि पहले तो पोइम का नाम लिखना है कि ये पंक्तियां हमारी इस पोइम से ली गई है, माय मदर एट 66 एंड कंपोज्ड बाय कमला दास। अब यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं कि पोइम का नाम और पोइट का नाम, पोइम का नाम और पोइट का नाम भी आप जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर उसे ब्लैक कर सकते हैं या फिर उसे हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को सिर्फ इन दो चीजों की जरूरत रहती है, पोइम का नाम और पोइट का नाम। एक बात और बता दूं मैं, यहाँ पे जो है ना, जैसे मान लो ये लेखिका है कमला दास, तो जो पोइट होता है ना, पोइट वो दोनों के लिए वर्ड यूज होता है, लेखक के लिए भी और लेखिका के लिए भी। और लेखिका के लिए आप पोइटेस भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, POETESS, पोइटेस भी लिख सकते हैं और पोइट भी लिख सकते हैं, दोनों जो है वो राइट है। अब हमारा दूसरा रहता है कॉन्टेक्स्ट, हमें लिखना होता है। रेफरेंस लिखा, रेफरेंस में हमने दो चीजें बता दी, उस पोइम का नाम और पोइट का नाम। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जब हम लिखेंगे तो कॉन्टेक्स्ट में आपको जो जो लाइंस दी हुई है उनका संक्षिप्त सार आपको एक या डेढ़ लाइन में लिखना है, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में, इससे बड़ा नहीं लिखना है। तो क्या करेंगे हम, जब आपने देखा कि जब कमला दास अपनी माँ को ड्राइव करते हुए कोचीन एयरपोर्ट लेकर के जाती है, जब वो अपनी माँ की तरफ जब देखती है तो माँ का बुजुर्ग चेहरा देख करके अपनी उस माँ की जो एज थी, उस एज को देख करके उसके चेहरे पर जो झुर्रियां थी और चेहरा जो पीला पड़ा हुआ था वो देखती है तो वो चिंतित हो जाती है, क्योंकि उसकी एज के हिसाब से देखे तो क्या पता वो दोबारा मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। ऐसे कई सारे विचार उसके मन में आते हैं। तो इन विचारों को हटाने के लिए वो बाहर की तरफ देखती है, और बाहर जब देखती है तो जब आपने देखा होगा गाड़ी जब चलती है ना, गाड़ी जब इस तरफ जा रही है, आगे जा रही है, तो पेड़ इस तरीके से दौड़ते हुए पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इसी तरीके से कमला दास को वो पेड़ दौड़ते हुए इस तरीके से दिखाई दिए। साथ ही साथ जो बच्चे वहां पे खेलते रहे थे, है ना, सड़क से बाहर जब उसने देखा तो कई सारे बच्चे अपने घरों से निकल करके दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, काफी खुश थे। तो वो जो नजारा देखा तो थोड़ा सा उसके मन में जो भाव थे अपनी माँ को देख करके वो हल्के हो जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो इसी का वर्णन किया तो आप लिखेंगे कि ऑन सीइंग हर मदर्स फेस, अपने माँ के चेहरे को देख करके द पोएट फील्स दैट हर फेस नाउ रिफ्लेक्ट्स हर एडवांस्ड एज। यहाँ पे लिखा है कि द पोइट, पोइट मतलब मैंने पहले भी बताया कि लेखिका के लिए आप पोइट शब्द भी यूज कर सकते हैं, पोइटस भी लिख सकते हैं। तो लेखिका क्या फील करती है, क्या महसूस करती है, वो महसूस करती है दैट हर फेस नाउ रिफ्लेक्ट्स हर एडवांस्ड एज, कि उसके चेहरे से अब उसकी बढ़ी हुई उम्र झलक रही है। wanting to shift her attention from this painful thought, मतलब ये जो दुख भरे भाव थे उसकी माँ के चेहरे को देख करके जो भाव आए थे उनको हटाने के लिए, उनसे शिफ्ट करने के लिए उसके ध्यान को, अपने खुद के ध्यान को कमला दास क्या करती है, शी लुक्स आउट ऑफ द कार एट द लिवली साइड्स। तो वो कार से बाहर की तरफ जो सजीव दृश्य थे, जो खुशी देने वाले कुछ चीजें थी, प्राकृतिक दृश्य थे, वो उनकी तरफ देखती है ताकि थोड़ा सा मन हल्का हो जाए। तो हमने बच्चों यहाँ तो आपने लिख दिया इसका कॉन्टेक्स्ट। अब हम करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ बता दूं, देखो लिखा है कि अब आपको एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी। तो रेफरेंस की स्पेलिंग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा बच्चों। रेफरेंस की स्पेलिंग होती है REFERENCE। उसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट की स्पेलिंग होती है CONTEXT, कॉन्टेक्स्ट। और उसी तरीके से एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग होती है EXPLANATION। ये तीनों स्पेलिंग याद रखना है, क्योंकि अगर आपने शुरुआत में गलती करी ना तो एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है एग्जामिनर पे। तो आप थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान दीजिएगा। अब हम करेंगे एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन में बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है, एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि इट इज अ सैडनिंग साइट फॉर द पोएट टू बीहोल्ड हर मदर्स ओल्ड एज फेस। लेखिका के लिए अपनी माँ के, उस बुजुर्ग माँ के चेहरे को जो कि पीला पड़ा हुआ देखना एक प्रकार से क्या है, थोड़ा सा उदासी भरा भाव लाता है उसके मन में, उसकी एज की वजह से। टू पुट अवे दीज थॉट्स, इन भावों को, दुख भरे भावों को हटाने के लिए, मन से निकालने के लिए, सी ग्लांसेस आउट ऑफ द कार, तो वो कार के बाहर का जो दृश्य है उस झलक को देखती है। द सीन ऑफ लाइफ एंड एनर्जी
विल लाइटन हर हार्ट। अब जो बाहरी जो दृश्य है, वो जो बाहरी सीन है, वो उसके क्या करता है, उसके हृदय में एक प्रकार से एक उत्साह का भाव, एक एनर्जी का भाव जो है वो भर देता है, उसके हृदय को हल्का कर देता है। सी लुक्स एट द साइट ऑफ स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज। वो बाहर जब देखती है तो वहां पे दौड़ते हुए पेड़ उसे दिखाई देते हैं, अलोंग साइड, कार के किनारे, जब कार चलती है तो उसके साइड साइड में, एंड चिल्ड्रन रनिंग आउट मैरिली फ्रॉम देयर होम्स, और बच्चे खुशी खुशी अपने घरों से बाहर जो है वो खेलते हुए दौड़ते हुए लेखिका को दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा मन में वो जो दुख भरा भाव था वो हल्का हो जाता है। तो इस तरीके से लेखिका ने यहाँ पे वर्णन किया। बच्चों आपको इसी तरीके से लिखना है, ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमने किया है, और इसी तरीके से हम एक एक आपका जो टॉपिक है उसको कवर करते जा रहे हैं। हमने आपका जो फर्स्ट जो सेक्शन ए आएगा जिसमें आपके कंप्रीहेंशन पैसेजेस पूछे जाएंगे, जो 2 पैसेजेस रहेंगे, हमने पैसेजेस कर लिए हैं, हमने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कर लिया है। इसी तरीके से हम जो है वो करेंगे। अब नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट कंपोजिशन रहेगा जिसमें आपके 4 टॉपिक हैं। तो कंपोजिशन में आपको जैसे एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखना है, नोटिस कैसे लिखना है, आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट जो है वो आपको कैसे लिखना है, इनविटेशन को एक्सेप्ट या डिक्लाइन कैसे करते हैं, लेटर राइटिंग क्या होता है, एक एक टॉपिक हम इस तरीके से करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने जो संडे को हमारी जो मैंने आपको शेड्यूल बताया था कि एग्जाम से पहले पहले हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे, आपकी ग्रामर भी करेंगे, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये सारा जो कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंप्लीट कोर्स, बुक्स और आपकी ग्रामर और ये सब कुछ हमारे ऐप में मिलेगा। और आप चाहो तो हमारा ऐप एजुकेशन राइज आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारा एक नंबर है, आप उस नंबर को नोट कर लीजिए। उस नंबर पे आप हमें मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो वहां पर भी आपको हमारे जितने भी जो प्लेलिस्ट हैं उन सब की लिंक आपको मिल जाएगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी जहां पर आपको हम PDF शेयर करते हैं, एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर करते हैं। हमारी जो लाइव क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन शेयर करते हैं। बहुत सारी चीजें हम वहां पर आपको देते हैं। तो अगर आप हमारे साथ उसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। नंबर है हमारा 9079622989। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमारी लाइव क्लास होती है। हमारा जो ऐप है इसमें आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, हिस्ट्री हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सबके आपको कोर्स वहां पे मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा, अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम और जो नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक रहेगा अपना इंग्लिश का, उसका अपन करेंगे अभ्यास। और इसी तरीके से हम हिंदी भी पढ़ते हैं। यूट्यूब पे हमारे अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे हम हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सबके जो हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। हाफ ईयरली एग्जाम की हम तैयारी करते हैं, साथ ही साथ हमारा जो वार्षिक परीक्षा रहेगी बोर्ड की, उसकी कंप्लीट तैयारी हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। और ये कंप्लीट PDF हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं। नंबर मेरा यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, धन्यवाद।